मैं काठमांडू में पाकिस्तानी सिफारत खाने के सामने खड़ा था। अगरचे काठमांडू शहर एक वादी में है, लेकिन चारों तरफ से ऊंचे बर्फीले पहाड़ों से घिरा होने की वजह से सर्दी की शिद्दत में बेहद इजाफा हो चुका था। सिफारत खाने के बूढ़े चौकीदार ने दरवाजा खोला। चौकीदार को मैंने बताया कि मैं साबिका मशरकी पाकिस्तान से आया हूँ और एम्बेसडर साहब से मिलना चाहता हूँ। बीरगंज से मेरे हमरा 2 पुलिस वाले भी आए हैं। चौकीदार हमें अपने कमरे में ले गया। कमरा गर्म करने के लिए उसने आग जला रखी थी। सर्दी का एहसास जरा कम हुआ तो उसने कहा कि एम्बेसडर साहब तो कल दिन को आएंगे और महाजरों की रजिस्ट्रेशन तो एम्बेसी का एक अहलकार करता है, इसलिए एम्बेसडर साहब से मिलने की कोई जरूरत नहीं, आप कल दिन को आएं। अब मेरे पास सिर्फ 2 सूरतें थी कि या तो काठमांडू के किसी थाने की लॉकअप में रात गुजारूं या सिपाहियों के साथ किसी होटल में रात भर कयाम करूं। मैंने चौकीदार से एम्बेसडर की रिहाइश गाह का पूछा। पहले तो उसने बताने से साफ इनकार कर दिया। जब मैंने बहुत जोर दिया तो उसने मुझसे ये वादा लेकर कि उसका नाम नहीं बताऊंगा, मुझे रिहायशी कोठी का पता बता दिया। ये कोठी पाकिस्तानी सिफारत खाने से 7-8 कोठियां छोड़कर उसी सड़क पर वाक़ थी। मैं सिपाहियों के साथ टैक्सी में उस कोठी पर पहुंचा और घंटी बजाई। काफी देर के बाद एक मुलाजिम बाहर आया। मैंने उसे बताया कि मशरकी पाकिस्तान का महाजिर हूँ और सफीर साहब से बहुत जरूरी मिलना है। उसने खुद ही जवाब दे दिया कि सफीर साहब इस वक्त नहीं मिल सकते। ये कहकर वो वापस मुड़ा तो मैंने उसे गिरबान से पकड़ लिया और एक जोरदार थप्पड़ रसीद करते हुए कहा, जब तक तुम ये कहते रहोगे कि सफीर साहब नहीं मिल सकते तुम्हें थप्पड़ लगते रहेंगे, इसलिए बेहतर है कि मुझे कोठी के मेन दरवाजे तक ले चलो और वहाँ से सफीर साहब को बाहर बुलवाओ। एक मजबूर और बेकस महाजर की सफीर साहब के मुलाजिम खास के साथ ऐसी बदसलूकी की उसे हरगिज तवक्को न थी। मैंने उसे गिरबान से मजबूती से पकड़ रखा था। वो खामोशी से मेरे साथ चल दिया। मेन दरवाजा अध खुला था। मुलाजिम ने वहीं से जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, चौधरी साहब मुझे छुड़वाएं, बाहर आएं। मुलाजिम की आवाजें सुनकर चौधरी साहब ड्रेसिंग गाउन पहने बड़ी तमकीनत से दरवाजे पर तशरीफ लाए। मैंने मुलाजिम को छोड़ दिया और सफीर साहब से कहा कि मैं मशरकी पाकिस्तान से आने वाला महाजिर हूँ और अभी बीरगंज से यहाँ पहुँचा हूँ। मेरे साथ 2 सिपाही बीरगंज से तस्दीक के लिए आए हैं। मैंने बात खत्म की तो मुलाजिम बोला कि इसने मुझे थप्पड़ भी मारा है और जबरदस्ती पकड़ कर यहाँ तक लाया है। मेरी जबान से महाजिर सुनते ही सफीर का चेहरा उसे बेवक्त बेआराम करने से सुर्ख हो गया। मुलाजिम को थप्पड़ मारने का सुनकर वो आपे से बाहर हो गया। कहने लगा, तुम 2 टके के महाजिर, तुम्हारी ये जुर्रत कैसे हुई कि मेरी कोठी पर आए और मेरे मुलाजिम को थप्पड़ मारा? तुम्हारी तस्दीक करनी तो एक तरफ रही, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। उसकी ये बातें सुनकर मैं भी तैश में हवास खो बैठा। मैंने सेकंडों में पिस्टल निकाल कर उस पर तान लिया और कहा कि पुलिस को इत्तला करने का मौका तो तुम्हें तब मिलेगा जब यहाँ से जिंदा अंदर जाओगे। अगर तुमने अभी मेरी बात न सुनी तो मैं तुम्हारी और तुम्हारे अहले खाना की लाशों के ताबूत लेकर पाकिस्तान जाऊंगा। सफीर ने हालात बिगड़ते देखे तो फौरन डिप्लोमेसी से काम लेते हुए बड़ी नर्म आवाज से मुखातिब हुआ, आइए अंदर ड्राइंग रूम में बैठकर बात करते हैं। पाकिस्तान में भी तरबेला में मुलाजमत के दौरान मेरा वास्ता अक्सर ऐसे ब्यूरोक्रेट से पड़ता रहता था। वसी इख्तियारात के मालिक ये नौकरशाही के करता धरता अपनी सीट पर बैठकर फिरौन से भी बढ़कर अपनी हाकिमियत का इजहार करते थे। 2 मरतबा मेरे साथ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि एयर कंडीशनड कमरों में एग्जीक्यूटिव चेयर पर बैठे जब उनकी बातें बर्दाश्त से बाहर हो गई तो मैंने दोनों मरतबा उनको कुर्सी से खींचकर मेज पर घसीट लिया। एक की गर्दन पर उसी के पेपर नाइफ से दबाव डाला और दूसरे को जन्नाटेदार थप्पड़ मारा। सिर्फ इतने ही सुलूक से उनकी अफसरी की सारी हवा खारिज हो गई। न सिर्फ उन दोनों ने फौरी तौर पर मेरे जायज काम कर दिए, बल्कि आइंदा भी जब कभी मैं उनसे काम के सिलसिले में मिलने गया तो मेरा बिजनेस कार्ड मिलते ही उन्होंने पहले से इंतजार में बैठे बीसियों मुलाकातियों को अवॉइड करके मुझे बुलवा लिया और मेरा काम टेलीफोन पर खास हिदायत देकर फौरी करवाया। ये मेरे जाती काम न थे बल्कि तरबेले में मुलाजमती जिम्मेदारी से मुताल्लिक होते थे। सफीर साहब अपने ड्राइंग रूम में जलते हीटरों के बावजूद कांप रहे थे। नामालूम वो मुझे क्या समझ रहे थे। ये समझते हुए कि अब उनके साथ काफी हो चुकी है, मैंने कहा, मैं मशरकी पाकिस्तान का रेफ्यूजी नहीं हूँ। क्या आपको मेरे मुताल्लिक पाकिस्तान से मेरे महकमे से कुछ हिदायत मिली हैं? मैंने जब अपना कोड नंबर बताया तो सफीर साहब एकदम खड़े हो गए, मुझे गले लगाया और बड़े माजरत खा लहजे में बोले, मुझे क्या इल्म था कि आप आए हैं? आपके मुताल्लिक तो मुझे मुफस्सल हिदायत मिल चुकी हैं और मैं तो कई रोज से आपका मुंतजिर था। आपके महकमे की तरफ से आपको यहाँ पर बहुत अहम काम सौंपा गया है। सफीर साहब ने अहम काम की तफसील बतानी चाहिए तो मैंने कहा कि मेरे साथ बीरगंज से आए हुए 2 सिपाही भी बाहर टैक्सी में बैठे हुए हैं जो सिफारत खाने की तस्दीक लेकर वापस जाएंगे। सफीर साहब ये सुनते ही घर के अंदर गए और अपनी गाड़ी की चाबी ले आए। कहने लगे, अभी चलते हैं और मैं तस्दीक नामा पुर करके उन्हें देता हूँ। सफीर साहब की गाड़ी में हम दोनों और टैक्सी में सिपाही सिफारत खाने पहुंचे। चौकीदार ने सफीर साहब का कमरा खोला और उन्होंने 5 मिनट में तस्दीक नामा तैयार करके मुझसे
पूछा, आपका क्या नाम लिखूं? मैंने कहा, आसिफ अली वल्द सैयद अब्बास अली, और चिटागोंग में इस्फहानी कॉलोनी का रिहायशी और इस्फहानी टी कंपनी का सेल्स मैनेजर लिख दें। सफीर साहब ने मेरे कहने के मुताबिक छपा हुआ तस्दीकनामा पुर किया और उस पर अपने दस्तखत और मोहर सब्त की। फिर पूछा, अगर पैसे दरकार हों तो मैं सेफ से निकाल दूं? मैंने इस बात में सर हिलाया और सफीर साहब ने 10,000 नेपाली करेंसी मुझे दे दी। सिफारत खाने से बाहर खड़ी टैक्सी में बैठे नेपाली सिपाहियों को मैंने तस्दीकनामा और नेपाली करेंसी में 200 रुपए दिए। टैक्सी ड्राइवर और उन सिपाहियों ने रात तो किसी थाने में अपने पेटी बंद भाइयों के साथ ही गुजारनी थी। मैंने सफीर साहब का शुक्रिया अदा किया और जाने की इजाजत मांगी तो वो बड़ी अपनायत और हक जताते हुए बोले, ये कैसे हो सकता है? आप खाना मेरे साथ खाएंगे और आपके लिए होटल का इंतजाम भी मैं घर से ही कर दूंगा। मैंने टैक्सी और सिपाहियों को रुखसत किया और सफीर के हमरा उसके घर चला गया। सफीर के रवैये में यकयक तब्दीली की मेरे ख्याल में 3 वजूहात थी। पहली मेरे पिस्टल की नाल, दूसरी महकमे की तरफ से हिदायत और तीसरी वजह जो सबसे बड़ी थी वो सिफारत खाने की अमले की धांधलियां मुझसे छुपाना या मुझे अपने साथ शामिल करने की कोशिश करना। मैंने अपने पास लाखों भारतीय रुपए और अमेरिकन डॉलर होते हुए 10,000 नेपाली रुपए महज इसलिए कबूल किए थे कि मुझे उनका असली चेहरा और किरदार देखने में आसानी हो। ड्राइंग रूम में ही सफीर साहब की बेगम और 2 जवान गैर शादीशुदा बेटियों से मुलाकात हुई। सफीर साहब ने उन्हें मेरा तारुफ ये कहकर करवाया कि ये वही हैं जिनका हमें इंतजार था। खाने की टेबल पर इतने मुख्तलिफ खाने थे जिनका एक सफीर अपनी तनख्वाह में सोच भी नहीं सकता। खाने के दौरान उनकी बेगम और बेटियों ने भारत में मेरे मिशन के मुतालिक पूछा तो मैंने उन्हें ये कहकर टाल दिया कि इस वक्त मैं बहुत थका हुआ हूँ, इसलिए फिर कभी सही। दरअसल मैं किसी पाकिस्तानी या गैर पाकिस्तानी या अपने महकमे के अपने मखसूस अफसरान के अलावा किसी को भी अपने मिशन के मुतालिक कुछ भी बताने का मजाज नहीं था। सफीर साहब ने खाने के बाद ड्राइंग रूम में कॉफी के दौर के दौरान फोन पर अन्नपूर्णा होटल में मेरे लिए कमरा बुक करवा दिया और थोड़ी देर बाद वो अपनी गाड़ी में मुझे उस होटल छोड़ने आए। काठमांडू में उन दिनों आला पाए कि सिर्फ 2 होटल थे, सॉल्टी और अन्नपूर्णा। सफीर साहब ने मुझे बताया कि होटल के तमाम अखराजात के अलावा मुझे हर छठे रोज 1000 या माहवार 5000 रुपए मिलेंगे। शहर के एक बड़े ड्रग स्टोर से हर किस्म की अद्वियात मुझे सिफारत खाने के अकाउंट में मिलेंगी और शहर के जिस डॉक्टर से भी मैं अपना इलाज करवाना चाहूँ उसकी फीस और दीगर तमाम अखराजात भी सिफारत खाना ही अदा करेगा। काठमांडू में मुझे जो मिशन तफवीज किया गया था सफीर साहब उसकी सिर्फ ब्रीफिंग करेंगे, बाकी तमाम काम मैं अपनी मर्जी से करूंगा। सफीर साहब ने आखिर में बताया कि मिशन से मुतल्लिका तमाम रिपोर्ट्स एक अलहदा थैले में मुझे सिफारती डाक के हमरा पाकिस्तान भेजनी होंगी। उन्होंने बताया कि ऐसे 4 थैलों के तालों की चाबियां एक सरबमोहर पैकेट में एम्बेसी पहुंच चुकी हैं और अहकाम के मुताबिक कल ये सरबमोहर पैकेट मेरे हवाले कर दिया जाएगा। सफीर साहब मुझे होटल पहुंचा कर चले गए। सेकंड फ्लोर पर मेरे लिए कमरा रिजर्व था। रिसेप्शन पर मैं एंट्री करने लगा तो एंट्री कार्ड पर कमरे के किराए के कॉलम में कमरे का किराया और उसकी अदायगी बजिम्मा पाकिस्तानी सिफारत खाना दर्ज था। ये पहली गलती थी जो सफीर साहब ने मेरे बारे में की। मैं नेपाल में एक सिविलियन पाकिस्तानी महाजिर की हैसियत से दाखिल हुआ था। मैं अपनी माली हैसियत के मुताबिक सबसे महंगे होटल या सबसे कम किराए वाले किसी गेस्ट हाउस में ठहरता, लेकिन किराया मुझे अपनी जेब से अदा करना था। पाकिस्तानी सिफारत खाने की मेहमान नवाजी का तहरीरी सबूत नेपाल में मेरी हैसियत को मशकूक बनाने के लिए काफी था। मैंने वो कार्ड फाड़ दिया और दूसरा कार्ड लेकर अदायगी के खाने में 5000 रुपए एडवांस में जमा करवाए और कमरे में आ गया। दूसरे दिन 11 बजे मैं सिफारत खाने गया तो वहाँ हशर का सामान था। 400-500 पाकिस्तानी महाजिर सिफारत खाने के कंपाउंड और सड़क पर मुख्तलिफ ग्रोहों में खड़े सिफारत खाने की बेहिसी के कसीदे पढ़ रहे थे। मैं मुख्तलिफ ग्रोहों के पास थोड़ी थोड़ी देर ठहरता हुआ सिफारत खाने की इमारत में दाखिल होने लगा तो एक गार्ड ने मुझे जोर से धक्का दिया और इंतहाई करख्तगी से कहा कि किस बाप से मिलना है। गार्ड के रवैये से मुझे बखूबी एहसास हो गया कि पाकिस्तानी महाजिरों से यहाँ कैसा सलूक किया जाता है। मैं धक्के से संभल कर फिर गार्ड के करीब गया और एक जोरदार ठुड्डा उसकी नाफ के नीचे मारा। दर्द की शिद्दत से दोहरा होकर वो फर्श पर गिर कर फड़कने लगा। मेरा ये रवैया उस गार्ड और वहाँ खड़े दूसरे 2 गार्ड्स के लिए इंतहाई गैर मुतवक्के था। अपनी शक्ल सूरत और कद से ये तीनों मगरबी पाकिस्तानी लगते थे और लुटे पटे बेबस बिहारी महाजरों को बिला वजह जलील ख्वार करते थे। मशरकी पाकिस्तान के मगरबी पाकिस्तानी महाजरों के तो पाकिस्तान में अपने घर बार और अजीजो अकारिब थे, उन्हें सिर्फ पाकिस्तान पहुँचना ही मकसूद था। असल बेकस तो बिहारी महाजिर थे जो दूसरी मर्तबा बेघर हुए थे और पाकिस्तान पहुंचने के बाद भी उनका न कोई घर था और न ही रोजगार।
उन्हें अपनी जिंदगी को फिर इब्तिदा से शुरू करना था। आज भी बांग्लादेश में 4 लाख के करीब पाकिस्तानी बिहारी 27 साल से कैंपों में कस्मपुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। उनका सिर्फ यही कसूर है कि वो पाकिस्तानी हैं। दुनिया भर में अपनी नौयत की गालिबन ये वाहिद मिसाल है कि 4 लाख इंसान ऐसे हैं जिनकी कोई नेशनैलिटी नहीं। वो पाकिस्तानी हैं लेकिन पाकिस्तान उन्हें कबूल करने को तैयार नहीं और बांग्लादेश उन्हें अपनी शहरियत नहीं देता। इतने सालों में आधे तो अपने गुमशुदा वतन जाने की आरजू में इंतकाल कर चुके हैं और उनकी नई नस्ल का वतन उनका कैंप और वतन की सरहदें खारदार तारे हैं। मैं तो इस बात पर हैरान हूँ कि सिर्फ कराची में गैर कानूनी रिहाइश पजीर बर्मी, श्रीलंकन और बांग्लादेशियों की तादाद उन पाकिस्तानियों से कहीं ज्यादा है जो बांग्लादेश के कैंपों में दुख भरी जिंदगी की घड़ियां गिन रहे हैं। और इन पाकिस्तानियों की हालत इजार पर हुक्मरानों और साहिब इक़्तिदार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। मैं आपसे माजरत खां हूँ कि ये कहानी सुनते हुए आपको खुश्क और बेनमक बातें सुननी पड़ती हैं, लेकिन क्या करूँ, जो कुछ देखता हूँ और महसूस करता हूँ उसे बयान किए बगैर नहीं रह सकता। गार्ड की बदतमीजी पर उसे ठुड्डा पड़ते देखकर एम्बेसी के अहाते में खड़े सारे लोग हमारे गिर्द जमा हो गए। उनके पजमुर्दा चेहरों पर अचानक इत्मीनान और आसूदगी के झलकने से यूं महसूस होता था जैसे उन सब की आरजू और हसरत को मैंने पूरा कर दिया है। मैं एम्बेसी की इमारत में दाखिल हुआ तो दूसरे दोनों गार्ड एक तरफ खामोशी से खड़े हो गए। मैं सीढ़ियां चढ़कर सफीर के पीए के कमरे में गया। उससे बगैर कोई बात किए उसकी टेबल से एक कागज उठाकर उस पर गुज़श्ता रात का मेहमान लिखा और पीए को कहा कि ये चिट सफीर साहब को दे दो। मुलाकाती चिट पर ये अनोखी इबारत पढ़कर पीए कुछ पूछना चाहता था कि मैंने गुर्राते हुए खालिस फौजी लहजे में खालिस फौजी फिक्रा कहा, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन। पीए, जिसके मुतालिक बाद में मालूम हुआ कि एम्बेसी का फिरौन सानी था, हकलाते हुए बोला नो सर, और एम्बेसडर के कमरे में चला गया। 3-4 मिनटों में वो वापस आया और दरवाजे में खड़े होते ही बोला, आइए सर, एम्बेसडर साहब बुला रहे हैं। एम्बेसडर बड़े तपाक से मिला, खैरियत दरियाफ्त की और अर्दली को कॉफी लाने को कहा और फिर हंसते हुए कहने लगा, अच्छा किया जो गार्ड की मुरम्मत कर दी। अब इसे तमीज आ गई होगी कि किसी मौजिज़ के साथ किस तरह पेश आना चाहिए। मैंने उसकी बात का कोई जवाब न दिया। मेरे उसके कमरे तक पहुंचने से पहले ही उसे गार्ड वाले वाक़े की इत्तला मिल चुकी थी। आज सिफारत खाने में मेरा पहला दिन था और मैं नहीं चाहता था कि पहले दिन ही झगड़ा मोल ले लूं। कॉफी पीने के बाद सफीर साहब ने चाबियों का सरबमोहर पैकेट मुझे दिया। उसके साथ एक 4 मुख्तलिफ जगहों पर लाख की मोहरें लगा लिफाफा भी था। मैंने दोनों की मोहरें चेक करके वसूली की रसीद पर दस्तखत कर दिए। सफीर साहब लिफाफे में खत के मुंदरजात जानने के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन मैंने लिफाफा जेब में रख लिया और पूछा कि डाक किस रोज पाकिस्तान जाती है और कब आती है। फिर जैसे अचानक कुछ याद आ गया हो, सफीर से पूछा, आपने ये क्या गजब कर दिया जो होटल में किराए और दूसरे बिलों की अदायगी सिफारत खाने के जिम्मे लिखवा दी? आपको तो अच्छी तरह से मालूम है कि मैं यहाँ सिविलियन रेफ्यूजी की हैसियत से आया हूँ। फिर भला एम्बेसी को मेरे अखराजात अदा करने का तहरीरी सबूत देने की क्या जरूरत थी? मैंने वो कार्ड फाड़ दिया और नया कार्ड भरकर 5000 एडवांस अदा कर दिए हैं। आपने बिला सोचे समझे जो किया वो मेरे और सिफारत खाने के हक में बेहद खतरनाक साबित हो सकता था। सफीर साहब तो अपनी इस हिमाकत का अंजाम सोचकर घबरा गए और बोले, वाकई मुझसे बड़ी गलती हुई। आप यूं कीजिए कि होटल में 20,000 एडवांस जमा करवा दें और 5,000 अपने खर्च के लिए रख लें। ये कहकर उसने अकाउंटेंट को कहा कि 15,000 रुपए और सादा पेमेंट वाउचर लेकर आ जाए। अकाउंटेंट ने मुझे 15,000 रुपए दिए और 25,000 का वाउचर बनाकर सफीर से पूछा, सर नाम क्या लिखूं? इससे पहले कि सफीर जवाब दे मैंने कहा, एक्सपेंस अंडर कोड कैट आइज, ये लिख दो। सफीर साहब ने न समझते हुए भी सर हिलाकर हाँ कहा। अकाउंटेंट ने वाउचर भरकर पहले सफीर को और फिर मुझे दस्तखत करने को दिया। मैंने अपने असली नाम के इनिशियल्स उल्टे लिखे। थोड़ी देर बाद मैंने जाने की इजाजत चाही और पूछा कि कौन सा अहम मिशन मुझे सौंपा गया है। सफीर ने मुझे बताया कि मेरे सरबमोहर लिफाफे के साथ एक खत उसे भी मिला था जिसमें लिखा था कि मिशन की तफसीलात मेरे लिफाफे में मौजूद हैं और मैं आपके साथ पूरा ताउन करूं ताकि मिशन बखूबी पूरा हो सके। मैंने जाने की इजाजत चाही तो सफीर साहब भी उठ खड़े हुए और बोले कि वक्त हो गया है, आप लंच मेरे साथ ही करें। मैं आपको यहाँ के हालात बताना चाहता हूँ। लंच के बाद मैं दफ्तर नहीं आऊंगा, घर पर ही बातें करेंगे। वो तो मुझे अपनी मर्सिडीज 200 में साथ ले जाना चाहता था, लेकिन मैंने कहा आप जाएं, आपकी कोठी नजदीक ही है, मैं पैदल आ जाऊंगा। आपके साथ आपकी गाड़ी में मुझे देखकर यहाँ पर मौजूद लोग नामालूम मुझे क्या समझ बैठे, जबकि मैं यहाँ रेफ्यूजी के कवर में ही रहना चाहता हूँ। सफीर साहब की गाड़ी चली तो मैं भी नीचे उतर आया। एम्बेसी के लॉन में खड़े रेफ्यूजी मुझे देखते ही मेरे आगे पीछे हो लिए। कई ने तो बराह रास्त मुझसे मुखातिब होकर मुझे अपनी परेशानियों और सिफारत
खाने की बेहिसी के मुताल्लिक बताना शुरू कर दिया। सिफारत खाने के बैरूनी गेट पर पहुंचकर मैंने उन्हें कहा कि मैं भी उन्हीं की तरह एक रेफ्यूजी हूँ। भारत में एक अजीज के घर पनाह लेकर अब तक छुपा रहा। अब हालात कुछ बेहतर हुए हैं तो पाकिस्तान जाने के लिए कल ही खटमंडू पहुंचा हूँ। सफीर चूंकि मेरे आबाई इलाके का रहने वाला है, इसलिए रजिस्ट्रेशन और उससे मिलने में कोई दिक्कत न हुई। जहाँ तक गार्ड का मामला है तो उसकी बदतमीजी के बायस उसे सबक सिखाना पड़ा। वैसे कसूर आप लोगों का भी है जो सिफारती अमले को इतना सर चढ़ा कर रखा है, वरना सिफारत खाने की चार दीवारी के अंदर नेपाल नहीं बल्कि पाकिस्तान है। यहाँ पाकिस्तान का कानून है और सारा सिफारती अमला आपका हमवतन और आपकी खिदमत के लिए है। अब ये आप पर मुनहसर है कि इस अमले को अपना हाकिम समझे या उनकी असल हकीकत बताकर उनसे काम लें। मेरी इस गुफ्तगू का शायद ही किसी पर असर हुआ हो। पै दर पै मसाइब और मुश्किलात का शिकार ये रेफ्यूजी हजारों अजीजों की कुर्बानी देकर जब नेपाल पहुंचे तो इनसे जो सुलूक किया जा रहा था उसके बायस वो बेजान और बेहिस हो चुके थे। उनके लबों से शिकायती अल्फाज भी सहमे सहमे से निकलते थे। मैंने उन्हें दिलासा और हौसला दिया और हर मुमकिन मदद का वादा करके एम्बेसडर के घर चला गया। करीब होने के बायस यकीनन बहुत से महाजरों ने मुझे एम्बेसडर के घर दाखिल होते देखा होगा। मैंने उन्हें सफीर को अपने आबाई इलाके का बताकर कयास आराइयों को कंट्रोल करने की कोशिश की थी। बाद के हालात ने ये साबित कर दिया कि मेरी ये कोशिश खासी हद तक कामयाब रही। सफीर के घर पर खाना हस्बे मामूल पुरतकल्लुफ था। खाने के बाद हम ड्राइंग रूम में आ गए। सफीर ने बताया कि खटमंडू में सुकूत ढाका के वक्त पाकिस्तानी एम्बेसडर बंगाली था, वो डिफेक्टर हो गया। उसने पाकिस्तानी सिफारत खाने पर बांग्लादेश का झंडा लगा दिया और सिफारत खाने के पाकिस्तानी तमाम मुलाजिमीन को निकाल बाहर किया। पाकिस्तान के दुनिया भर के सिफारत खानों में पाकिस्तानी वजारत खारजा और दूसरे सिफारत खानों से ट्रांसमीटर पर राब्ते के लिए एक ही कोड इस्तेमाल होता है और कोड टूट जाने की सूरत में स्टैंड बाय के तौर पर एक दूसरा कोड हर सिफारत खाने में मौजूद रहता है। बंगाली डिफेक्टर सफीर ने दोनों कोड बुक्स भी अपने कब्जे में कर ली और दुनिया भर में पाकिस्तान के सिफारती राज खुली किताब बन गए। मगरबी पाकिस्तानी अमले ने कसम पुरसी की हालत में एक कोठी किराए पर लेकर अपना सिफारत खाना कायम किया और कई महीनों बाद पाकिस्तान ने उन्हें नए ट्रांसमीटर सेट और नई कोड बुक्स फराहम की। बल्कि दुनिया भर में तमाम सिफारत खानों को पुरानी कोड और डी कोड बुक्स जाया करके नई कोड बुक्स दी गई। यहाँ पाकिस्तान से नया अमला भेजा गया। इस दौरान बांग्लादेश से पाकिस्तान जाने के ख्वाहिशमंद महाजरों का एक सैलाब आ गया। यूएनओ ने पाकिस्तानी महाजरों के लिए दुनिया की सबसे छोटी फजाई कंपनी अफगान एयर के चंद छोटे जहाज चार्टर किए। उस वक्त अफगानिस्तान के भारत से बहुत करीबी रवाबित थे, इसलिए अफगान एयर के जहाज जानबूझकर तेल लेने का उज़्र करके दिल्ली में उतरते थे। जहां भारतीय डीएमआई और सीबीआई वाले जहाज के अंदर जाकर महाजरों को चेक करते और किसी पर जरा सा भी शक पड़ने पर उसे पाकिस्तानी फौजी कहकर उतार लेते। सर्दियों के 5 माह तो बर्फबारी का उज़्र खड़कर जहाज आते ही नहीं, जबकि नेपाल एयर के अलावा दूसरी एयरलाइंस के जहाज 12 महीने परवाज करते हैं। इसके अलावा शेड्यूल के मुताबिक हफ्ते में एक बार आने की बजाय अफगान एयर के जहाज तकनीकी खराबी का बहाना बनाकर महीनों नहीं आते और जहाज में सीटों की तादाद से सिर्फ निस्फ तादाद में मुसाफिर लेकर परवाज करते हैं। इस बारे में उनका कहना है कि रनवे के अतराफ पहाड़ों की वजह से वो मुकर्रा लोड से निस्फ लोड लेकर ही परवाज कर सकते हैं। उनका ये उज़्र भी बिल्कुल बेमानी है क्योंकि दूसरे जहाज फुल लोड के साथ परवाज करते हैं। ऐसी ही वजूहात की बिना पर नेपाल में पाकिस्तानी महाजरों की तादाद बढ़ती जा रही है और हमारा सिफारत खाना अपने महदूद वसाइल की वजह से इन महाजरों की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरता। नतीजतन हर रोज सिफारत खाने में महाजरों का हुजूम रहता है। सफीर साहब ने ऐसी ही कुछ तफसीलात बताकर मुझे फिर लिफाफा खोलने का कहा। तौन और करहन मैंने लिफाफा खोला तो उसमें एक बड़े सफेद कागज की पेशानी पर अंग्रेजी में सिर्फ 2 टाइप शुदा सतरें थीं। कांग्रेचुलेशंस ऑन योर अराइवल इन नेपाल, वी होप दैट यू हैव नॉट फॉरगॉटन योर ट्रेनिंग। मैंने कागज सफीर के हाथ में दे दिया। वो भी ये 2 सतरें देखकर हैरान हो गया कि इनमें ऐसी क्या बात थी जो लिफाफा 4 जगहों पर लाख की मोहरें लगाकर भेजा गया। मैं ये पढ़ते ही उस कागज की अहमियत समझ चुका था। कागज वापस लेकर मैंने हिफाजत से जेब में रखा और थोड़ी देर बाद सफीर से इजाजत लेकर होटल आ गया। कमरे में लगे हीटर से मैंने कागज को गर्मी पहुंचाई तो दोनों तरफ हुरूफ उभरने लगे और चंद मिनटों में ही खुफिया रोशनाई से लिखा हुआ खत का मुकम्मल मजमून मेरे सामने था। उस खत में मुझे हिदायत की गई थी कि सिफारत खाने की कारकर्दगी की तफसीलन छानबीन करूं और मुफस्सल रिपोर्ट भेजूं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।